नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय आंशिक अंक सुधार एक विषय की एक दिवसीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम 47.38% रहा। यह परीक्षा परिणाम शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर देखा जा सकता है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने इस बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। वहीं बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि इस परीक्षा में 35,980 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिसमें 20,535 छात्र 15,445 छात्राएं शामिल हैं। यह परीक्षा प्रदेश भर में 26 जुलाई 2023 को करवाई गई थी। वह 128 केंद्रों पर संचालित हुई थी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में प्रविष्ट हुए 35,980 परीक्षार्थियों में से 17,049 उत्तीर्ण हुए तथा 16,839 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट रही है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 20,535 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 9,467 छात्र पास हुए व 9,511 छात्रों की कंपार्टमेंट रही, जिसकी पास प्रतिशतता 46.10 रही तथा 15,445 प्रविष्ट छात्राओं में से 7,582 पास हुई व 7,328 छात्राओं की कंपार्टमेंट रही, जिनकी पास प्रतिशतता 49.09 रही। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की पुनर्जांच, पुनर्मूल्यांकन, निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 26 जुलाई 2023 को 128 केंद्रों पर सीनियर सेकेंडरी परीक्षा संचालित की थी और इस परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर हम दे रहे हैं। इसके अंदर 35,980 छात्र प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 17,049 छात्रों ने परीक्षा पास की है। 16,839 कैंडिडेट हैं वो कंपार्टमेंट की स्थिति में रखे गए हैं और जो पास प्रतिशतता है वो 47.38 रही है। इसी परीक्षा में छात्र 20,535 थे और छात्राएं 15,445 रही हैं। इनमें से 9,467 छात्रों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है और 7,582 छात्राओं ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनकी पास प्रतिशतता जो छात्रों की वो 46.10 है 10 और छात्राएं जो है 49.09, तो ये पास प्रतिशतताएं रही है। ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता है वो 46.04 है, जबकि शहरी क्षेत्र की है 52.14% जो है रही है। इसमें हम कह सकते हैं छात्राओं ने है जो छात्रों से 2.99% जो है ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज की है। इसमें पूरे प्रदेश भर में नूंह जिला है वो टॉप में रहा है और सबसे निचले पायदान पे यमुनानगर रहा है। परिणाम आज घोषित करते जा रहे हैं और ये परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है www.bses.org.in पर उपलब्ध हो जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। और अगर कोई विद्यार्थी अपनी पुनर्जांच करवाना चाहता है या पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता है तो वो 20 दिन के अंदर अंदर बोर्ड की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकता है। रीशेड्यूल हो चुका है, उसका हमने जो रीशेड्यूल प्लान है वो जारी कर दिया है और बोर्ड की वेबसाइट पे उसे डाल दिया गया है। इसके अंदर रीशेड्यूलिंग में हमने 16 से 18 अगस्त तक जो है वो सेकेंडरी की परीक्षाएं हो जाएंगी, 16 से 18 अगस्त तक, और डीएलएड की है वो 22 से 31 अगस्त को खत्म हो जाएंगी। 22 से शुरू होंगी, 31 को खत्म हो जाएंगी। तो ये हमने रीशेड्यूल है ऑलरेडी आज जारी कर दिया है और बोर्ड साइट पर इसकी जो डेट शीट है वो उपलब्ध है। भिवानी स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचने के बाद हरियाणा के पशुपालन व कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से शांति की अपील की और जनहित में जारी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।
आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए देश व प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर अपनी राय रखी। साथ ही हिसार में आंदोलन कर रहे किसानों से शांति की अपील कर किसान हित में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को रावण की संज्ञा देने व केवल 2 लोगों की सुनने के आरोप पर कहा कि राहुल गांधी की भाषा मैच्योर पॉलिटिशियन की नहीं है, इसी भाषा के कारण उन्हें सजा हुई थी। साथ ही चुटकी ली कि कांग्रेस बार बार राहुल को लॉन्च करती है और हर बार फेल हो जाता है। जेपी दलाल ने नसीहत दी कि राहुल कंपनियों को हायर करने की बजाय देश की समस्या व मानसिकता को समझकर नीतियां बनाए। वहीं मुंह घटना के बाद भाजपा व जसपा सरकार को विफल बताकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा हरियाणा की कमान उन्हें सौंपने के सवाल पर कहा कि कमान सौंपना जनता का काम है और जनता कांग्रेस को लोकसभा व विधानसभा चुनाव में 2 बार रिजेक्ट कर चुकी है। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल व कांग्रेस पर कटाक्ष कर भाजपा सरकार की किसान हितैषी होने का दावा किया है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कब इस कटाक्ष का जवाब देती है व किसान इस दावे को कितना खरा मानते हैं। राहुल गांधी जी की भाषा जो है एक मैच्योर पॉलिटिशियन की भाषा नहीं है। उनकी भाषा की वजह से उनकी पहले भी सज़ा हो चुकी है और उनकी पार्टी जो है राहुल गांधी जी को बार बार लॉन्च करती है, हर बार वो विफल हो जाते हैं। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को अच्छी तरह से इस देश की जनता की मानसिकता को समझना चाहिए और देश की समस्याओं को समझ करके ही अपनी पार्टी की नीति बनानी चाहिए, तभी इनकी पार्टी आगे बढ़ सकती है। इस तरह से कंपनियां हायर कर करके गलत शब्द बोल करके वो जो राजनीति करना चाहते हैं, जनता इसको पसंद नहीं करती। दीपेंद्र हुड्डा वो कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी से हरियाणा संबंध नहीं उठ रहा है, जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, तो वो है कांग्रेस की कमान संभाली जाएगी, सभी चीज़ों पर लगाम लगा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता ही मैंडेट देती है कि कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा, और कांग्रेस को जनता पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में 2 विधानसभा चुनाव में रिजेक्ट कर चुकी है और अभी भी कांग्रेस आपस में ही लड़ाई लड़ रही है। जिला अध्यक्ष बनाने तक ये कामयाब नहीं हुए हैं। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी जो हालात की है वो सबके सामने है और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं निजी हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की हित की लड़ाई नहीं लड़ रहे। देखिए, हमारा ध्यान इस वक्त जो है, एक तो मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर बनाया, उससे सारी दुनिया के अंदर बाजरे का प्रचार प्रसार बढ़ा, और एक जो प्राकृतिक कृषि करके लागत को कम करके अच्छी क्वालिटी का उत्पाद पैदा करें, इसकी तरफ भी हमारा ध्यान है। और कल भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, 4 प्रांतों के गवर्नर साहिब, हम वहाँ गुरुकुल के अंदर और उनके फार्म के अंदर गए और वहाँ की फसल देखी और उसकी गुणवत्ता देख करके, उसकी जो फसल की हालात देख करके ये लगता है कि यही आने वाले वक्त में प्राकृतिक कृषि के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। हरियाणा सरकार ने अलग से हमारे विभाग में एक विंग बनाया है। प्राकृतिक कृषि करने वाले किसान को 25,000 रुपये गाय पालने के लिए सब्सिडी देते हैं, उसको ट्रेनिंग दिलवाते हैं जीवामृत घनामृत बनाने के लिए, और उसके उत्पाद को बेचने की व्यवस्था भी हम करवाएंगे। मांग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बीमा कंपनियों से जितना पैसा हरियाणा सरकार ने दिलवाया है, हम उनके वकील बन करके, कृषि विभाग उनका वकील बन के लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी किसानों का सरसा का, हिसार का, भिवानी का पैसा पेंडिंग है। हमने केस डाल रखा है। एक ये कानूनी प्रक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लगभग 800-900 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जाएगा। हमारा विभाग इसकी ज़ोरदार पैरवी कर रहा है। आज भी दिल्ली के अंदर टैट की मीटिंग है, हमारे अधिकारी गए हुए हैं। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आपके हक की लड़ाई जहाँ भी लड़नी होगी, हम पूरी ज़ोरदार ढंग से लड़ रहे हैं, और जो पैसा जो आपका बचा हुआ है वो हम आपको दिलवाएंगे। आप थोड़ा सा शांत। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर
स्थानीय नेहरू पार्क में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहरी निकाय विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शहीदों के शिलालेख का उद्घाटन किया गया और तिरंगे के नीचे पंच प्रण शपथ ग्रहण भी की गई। कार्यक्रम के दौरान विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को जागरूक कर देश के प्रति देशभक्ति की भावना को प्रबल बनाना है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान के बारे में नागरिकों व युवाओं को जागरूक करना है। तिरंगा हमारा आन और शान का प्रतीक है, हम सब मिलकर इसके सम्मान में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2047 तक पूरे देश को आर्थिक और सामाजिक तौर पर पूर्ण विकसित करना है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसका सम्मान करें। वहीं कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने कहा कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10,000 तिरंगे उपलब्ध करवाए गए हैं। देशभक्ति को मजबूत करने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे उत्साहित होकर तिरंगा यात्रा मेरी माटी मेरा देश अभियान को आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हर घर पे तिरंगा लगे, इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि देश की आन बान और शान का प्रतीक ये तिरंगा होता है। इसकी सम्मान के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें और उसके माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ता जाए, इसके लिए हमने प्रयास करना है। मैं ये मानता हूँ कि हमारा प्रत्येक आदमी घर पे तिरंगा लगाना चाहता है। वहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको हम पूरा करने के लिए अपनी इन यात्राओं के माध्यम से एक संदेश देंगे। किस तरह के मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश की भक्ति का एक प्रतीक है कि तिरंगा हमारे घर पे लगा हो और हमारे मन में उसके लिए स्थान हो। तो इस टाइप से जब हम काम करेंगे, निश्चित रूप से हमारा देश जो स्वतंत्रता हमें मिली 15 अगस्त को, उसके लिए भी लालायित रहते हैं लोग और उनका मान सम्मान करके हम भी एक सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। 2047 मैं ये कहता हूँ कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि देश में हमारा स्वाभिमान बरकरार रहे और 2047 तक मेरा माटी मेरा देश प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा का और शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है और एक बहुत महत्व रखता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस राष्ट्र के प्रति से क्या दायित्व है, लेकिन राष्ट्रभक्ति का और राष्ट्र सेवा का जो जज्बा, जो प्रेरणा हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलती है, ये अपने आप में एक महत्व रखती है। उत्साहित होना हमारे लिए, हमारे तिरंगा का सम्मान करना, आने वाली पीढ़ी को नया संदेश देना और किस प्रकार से हम एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, ये सब इन कार्यक्रमों के उद्देश्य रहते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश, जो हमें ऊपर से निर्देश आए थे केंद्र सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से, हमने आज उसमें भिवानी सिटी के प्रोग्राम, एक नेहरू पार्क में एक प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, चेयरमैन साहब, युवा नेता मोहित जी और हमारे युवा केंद्र के सभी वॉलंटियर्स आज उसमें शामिल हुए हैं। हमने शुरुआत में यहाँ एक गौरव पट बनाई है। हमारे जितने भी भिवानी शहर के शहीद हैं उनको सम्मान देते हुए एक बढ़िया सा गौरव पट यहाँ पे नेहरू पार्क में हमने आज उसका उद्घाटन किया। फिर हमने पंच प्राण प्लेज लिया है, जिसमें हम सभी देशवासी ये प्लेज करते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री की हम बनाएंगे। यहाँ एक बहुत ही बड़ा झंडा नेहरू पार्क में लगाया गया है। आज से लेकर के स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे तक हम हर घर में तिरंगा लगवाने के लिए भिवानी सिटी में ऑलरेडी चेयरमैन साहब की सहयोग से, हमारी एमसी ने इस बार बहुत बढ़िया काम किया है, हमारे ऑफिशियल्स के सहयोग से लगभग 10,000 झंडे लोगों में बांटेंगे, ताकि हर घर पे इन आने वाले दिनों में तिरंगा लगे।
बहुत मेहनत करी थी हमारे पूर्वजों ने। आज़ादी बड़े संघर्ष से हमें मिली थी। बड़े सौभाग्य की बात होती है हर उस देशवासी के लिए जो स्वतंत्र होकर अपने झंडे के नीचे खड़ा होकर देश के लिए सोचता है। मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश 100 साल होने से पहले 2047 से पहले उन बातों को याद करके जिसकी बुनियाद पर हमने आज़ादी मांगी थी कि हम सब एक मिल के रहें, किसी प्रकार की छुआछूत ना हो, समाज को एक रखें, प्रेम भावना बनाए रखें और इस देश को उस प्रगति पे लाएं जिस देश प्रगति पे ये देश था। हमारे देश की हमेशा नीति रही है बांटने की, छीनने की कभी नहीं। कुछ ऐसे दुनिया में देश है जिन्होंने सिर्फ लूटना सीखा, बांटना सीखा, परंतु भारत की संस्कृति थी कि इसको बांटने की जगह एक दूसरे को प्यार और साथ के साथ मिलाने की। तो हमारी भी और केंद्रीय सरकार की भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि 2047 तक हम इस भारत को वो भारत बना पाए जिसकी हम उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मुहिम पर घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा मुहिम को पंख लगाने डाकघर ने आगे बढ़कर बेड़ा उठाया है। इस कड़ी में डाक विभाग ने शुक्रवार को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली और यह भी बताया कि देश का कोई भी नागरिक 25 रुपए देकर राष्ट्रध्वज लेकर अपने घर या प्रतिष्ठान पर लगा सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को मुहिम चलाई थी कि हर घर में तिरंगा लगे और लोग इस त्योहार को बड़े ही सौहार्द पूर्वक मना सके। इसके लिए पिछली बार भी डाक विभाग ने घर घर तिरंगा पहुंचाने का कार्य किया था। यहाँ तक कि ऑनलाइन बुकिंग पर भी डाकिया घर घर जाकर तिरंगा पहुंचाकर आया था। इस बार भी इंडिया पोस्ट पर ऑनलाइन तिरंगा मंगवा सकता है। वहीं डाक विभाग के अतिरिक्त अधीक्षक देवेंद्र कुमार रंगा ने बताया कि इस बार भी प्रधानमंत्री की इस मुहिम को पंख लगाने के लिए डाक विभाग तैयार है और कोई भी नागरिक 25 रुपए अदा कर ले सकता है। बेशक ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकता है। उसके पास तिरंगा पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग की है तथा उन्हें जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली है। मैं संजय कुमार अधीक्षक डाक भिवानी हर घर तिरंगा यात्रा में के तहत हम भिवानी में मंडल में प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और केंद्र सरकार डाक विभाग के माध्यम से हर घर में तिरंगा पहुंचाया जा रहा है और हमारे पास 20,000 झंडे आ चुके हैं और सभी प्रचुर मात्रा में बिक रहे हैं। डिमांड हमारे पास आ रही है सभी जगह से और हर घर में तिरंगा हम पहुंचा देंगे। आम नागरिकों से क्या अपील करेंगे? आम नागरिक से अपील है कि हर घर में तिरंगा फहराएं और डाक विभाग से हर गांव में, कस्बे में, शहर में जहाँ भी डाक है वहाँ से 25 रुपये झंडा उपलब्ध है और कभी भी ले सकते हैं। डिमांड ऑनलाइन कर सकते हैं या डाक विभाग में नजदीक में जहाँ डाक है वहाँ जाके ले सकते हैं। सर, मैं देवेंद्र रंगा, अधीक्षक डाकघर भिवानी, जनता से अपील करना चाहूँगा कि हमारे डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा पहुंचाने की मुहिम में हर डाकघर में तिरंगे भेज दिए गए हैं और इस माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि जनता किसी भी नजदीक के डाकघर में जाकर अपना तिरंगा वहां से 25 रुपये अदा करके ले ले और अगर पोस्ट ऑफिस जाने में अगर उनको कोई परेशानी आती है तो वो झंडे की डिमांड ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन झंडे की डिमांड करके वो घर पे हमारा इंडिया पोस्ट का झंडा मंगवा सकते हैं। सर, ये आज का कार्यक्रम जनता को जागरूक करने के लिए भिवानी शहर में प्रभात फेरी का प्रोग्राम रखा गया है ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा झंडे के बारे में जागरूक हो और अपने घरों पर 15 अगस्त को झंडा लहराए। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत स्थानीय भीम खेल परिसर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल शुक्रवार को की गई। नगराधीश हरबीर सिंह और एसडीएम दीपक बाबूलाल करवा के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता की देखरेख में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रिहर्सल के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि सांस्कृतिक कार्य देशभक्ति से ओतप्रोत और भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता का संदेश देने वाले हों। विभिन्न स्कूली बच्चों ने राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती आदि प्रदेशों की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की जोरदार प्रस्तुति दी। इस दौरान नगराधीश हरबीर सिंह ने कहा कि जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह मुख्य अतिथि होंगे और ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के रिहर्सल में शामिल स्कूलों के इंचार्ज को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपनी
अपनी तैयारी सही ढंग से करें। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आजादी के अमृत महोत्सव और अमृत काल तथा मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी झलक होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल 13 अगस्त को होगी। सभी सांस्कृतिक टीमें के साथ साथ परेड की टुकड़ी मास पीटी शो में भाग लेने वाले स्कूल 13 अगस्त को सुबह 8 बजे भीम खेल परिसर में पहुंचना सुनिश्चित करें। इसके साथ उन्होंने निर्देश दिए कि सांस्कृतिक टीमों के इंचार्ज फाइनल रिहर्सल में केवल पेनड्राइव में ही अपने सॉन्ग लेकर आए। कोई भी स्कूल मोबाइल से गाना ना बजवाए। इसके अलावा सॉन्ग की क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, आवाज फटनी नहीं चाहिए। फाइनल रिहर्सल में डीसी नरेश नरवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आज जब आप देख रहे हैं 15 अगस्त का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह है जिला स्तर पर जो हम भीम स्टेडियम में मनाने वाले हैं, आज उसकी तैयारियों को हम आज अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके लिए जो हमारा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहता है, जो स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, उनको हम आज फाइनल कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी तैयारियां जैसे ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा संबंधी वो पुलिस के द्वारा देखी जा रही है और हम पूरी तैयारी से और पूरी धूमधाम से इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। मैं जिला वासियों से अपील करता हूं कि आएँ और इस कार्यक्रम की शोभा बने। मुख्य अतिथि हमारे इस साल श्री रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, माननीय विद्युत मंत्री हरियाणा सरकार, और सुबह 8:58 नियत समय पर एज पर स्टैंडर्ड टाइम हमारा ध्वजारोहण शुरू होगा। ध्वजारोहण से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, राष्ट्रगान से समापन होगा। सर, क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि स्टेडियम में आएँ और बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लें। जैसे आप देख रहे हैं बच्चियाँ कितनी मेहनत कर रही हैं और बहुत ही धूमधाम से और रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। पुलिस की और एनसीसी की टुकड़ियों द्वारा परेड किया जाएगा। मुख्य अतिथि द्वारा सभी जिला वासियों को संबोधित किया जाएगा। तो आएँ और इस कार्यक्रम में भाग लें। देखिए, आज जो है 15 अगस्त की हमारी जो स्क्रीनिंग है वो पूरी कमेटी जो है कल्चरल इवेंट्स को जो है स्क्रीन करेगी और उसमें जो बेस्ट 6 टीम्स होंगी, 6 स्कूल्स होंगे, उनका चयन जो है 15 अगस्त के लिए फाइनल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे पीटी और डंबल के जो बच्चे आए हुए हैं विभिन्न स्कूलों से, उनका एक आज सामूहिक प्रदर्शन रहेगा और उसमें अगर कोई छोटी मोटी कोई कमी दिखेगी तो फर्दर उनको डायरेक्शन जारी कर दी जाएगी ताकि 15 अगस्त में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। व्यवस्थाएं प्रशासन ने हर तरीके से, जैसे हर बार करते हैं, इस बार भी पूरी तरह हैं। कुछ व्यवस्थाएं अभी पेंडिंग है, वो हो जाएंगी, आज में हो जाएंगी। पानी की व्यवस्था हमने जो है पब्लिक हेल्थ से करा दी है और साफ़ सफाई म्यूनसिपल कमेटी कर रही है। माइक और दूसरे सिस्टम जो हमारे DPRO कर रहे हैं। तो हमें फ़िलहाल किसी प्रकार की अभी कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो जैसे ही आज ये का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो उसमें जहाँ भी छोटी मोटी डायरेक्शंस होगी वो हम दे देंगे। कार्यक्रम जो है ये पंचायतों के माध्यम से हम अपने विद्यालयों में करा रहे हैं और जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कि सभी विद्यालय अपने प्रांगण को साफ सुथरा करके ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे, राष्ट्रगान का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद जो है जो शिलापट हैं जिन पर शहीदों के नाम अंकित किए जाएंगे, वो सारा कार्यक्रम आज समापन की ओर हम करेंगे। ये सारे प्रोग्राम है देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए है। लोगों को अपनी माटी, अपनी ज़मीन के बारे में जो है उसकी जो है करने के लिए, उसको उसकी मिट्टी से जोड़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम जो है अति आवश्यक है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की लगातार और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भिवानी टाउन एंड प्लानिंग विभाग में छापेमारी की गई। इस कार्यवाही से विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग ने इस दौरान विभागीय रिकॉर्ड की जांच की और अनियमितताओं के कारण भी पूछे। वहीं इस मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि टीएनपी विभाग में अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी के चलते आज सीएम फ्लाइंग ने विभाग में छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान कर्मचारी नदारत थे लेकिन महकमे के कार्य से बाहर गए थे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन 636 फाइल्स की रिक्वेस्ट मिली थी, जिसमें से 275 रिक्वेस्ट नियम व शर्तें पूरी न होने की वजह से रिजेक्ट हो गई और 373 फाइल्स पूरी तो 25 बाकी हैं, जिनको जल्द पूरा करने का आश्वासन विभाग ने दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अनियमितता मिली तो नियम के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। मैं आलमगीर नायब तहसीलदार भिवानी और सीएम फ्लाइंग की डिमांड पे जो है उपायुक्त महोदय द्वारा मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था, जिसमें सीएम फ्लाइंग ने आरडीटीपी कार्यालय में जो है 1 जुलाई 2022 से लेके आज तक रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें एनओसी बारे शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसमें जो है 636 शिकायतें टोटल मिली और जिसमें से 376 जो इन्होंने एनओसी जारी कर दी गई है।
और मैडम ने बताया कि 275 रिजेक्ट की गई है जिसमें से, और 25 अभी प्रोग्रेस में है। तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि इनको जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा और बाकी कार्य सुचारू रूप से करने के लिए मैडम ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा क्या खामियां अभी मिली हैं, कितने इसमें कुछ कर्मचारी थोड़ा लेट थे, लेकिन वो पहुंच गए और उनको हिदायत दे के छोड़ दिया गया। वो थाने में कार्य से गए हुए थे, कुछ कार्यालय के हाँ जी, देरी नहीं है, टाइम से जारी हुई है। बाकी जो कमियां थी कागजात की, उसकी वजह से रिजेक्ट हुई है प्रॉपर वे। मैडम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनको नियमानुसार पूरी कर दिए जाएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे उनको साथ के साथ ही जारी कर दिए। नीलम शर्मा, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर भिवानी। और सीएम फ्लाइंग ने आज यहाँ मेरे ऑफिस में सारे कागजात चेक किए हैं और इनको रिपोर्ट तो इन लोगों ने बता ही दिया कि कोई इस तरह की खामी मिली नहीं है। मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश करती हूँ, विद इन टाइमलाइन हर चीज़ है, कोई रेड एंट्री नहीं है, रेड लाइन में नहीं है। एनओसी जो है जेन्युइन कारण से रिजेक्ट होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। उन कारणों में इन्होंने रैंडमली उठा के चेक किया है पोर्टल से कि कौन कौन रिजेक्ट हुई हैं और किस कारण से हुई हैं। तो कोई जैसे रीडेबल नहीं था, कागज़ ही रीडेबल नहीं है, जमाबंदी को मैं पढ़ ही नहीं सकते, तो उसको रिजेक्ट ही करेंगे, कागज़ दोबारा लगाओ। कई बार कागज़ों में बहुत सारी कमियाँ मिलती हैं, वो कमियाँ उनको बतानी पड़ती हैं। एक बार कमी बता दी, वो फिर एक कमी को ठीक करेगा, पूरी तरीके से पूरी को ठीक नहीं करते, फिर से अप्लाई कर देते हैं, तो फिर दोबारा रिजेक्ट होती है। हो सकता है शिकायत इसी कारण किसी ने की हो मेरे पास, लेकिन मेरे ऑफिस में आज तक कोई शिकायत नहीं है इनके पास। आमजन से अपील यही है कि जो जैसे डॉक्यूमेंट्स बताए कि जमाबंदी चाहिए तो पढ़ने लायक तो देंगे, कागज को ब्लर तो ना होने दें, और उसके ऊपर जितने इंतकाल मेंशन है वो इंतकाल तो दें। 10 इंतकाल मेंशन है, 2 लगा दिए, 8 नहीं लगाए। अगली बार मैंने ऑब्जेक्शन भेज दिया कि ये 8 और नहीं लगाए, 8 में से फिर 4 लगा दिए, फिर 4 छोड़ दिए। तो इस तरह की ऑब्जेक्शंस रहती हैं, और जहाँ अवैध कॉलोनी का हिस्सा मिलती है तो उसमें एनओसी नहीं जारी की जाती। 7(1) की वायलेशन जहाँ पाई जाती है वहाँ एनओसी नहीं जारी की जाती। और एक और भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो लैंड शेड्यूल को फ्रीज नहीं करते, वो एप्लीकेंट को ही करना पड़ता है जब वो अप्लाई करते हैं। उसकी वजह से वो एप्लीकेशन तो आ जाएगी हमारे पास, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट उस पर नहीं करने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से भी रिजेक्ट हुई है, जैसा कि वो उन्होंने चेक भी किया है। सामाजिक व कानूनी तौर पर बच्चों को जागृत करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, यह कहना था सिविल थाना एसएचओ श्री पवन कुमार का, जब वो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के एक दल को शिक्षण भ्रमण के दौरान कानूनी जानकारियां दे रहे थे। इन छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम के अलावा अनेक प्रकार की कानूनी जानकारियां दी गई। शुक्रवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने सिविल थाने का एक शिक्षण भ्रमण किया। वह इस अवसर पर थाने में पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम व अनेकों कानूनी संबंधी जानकारियां साझा की गई। वहीं विद्यालय की हिंदी प्राध्यापिका दर्शना व गणित प्राध्यापिका ने बताया कि पवन सर द्वारा छात्राओं को कानूनी संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई व छात्राओं को जागरूक किया गया। साथ ही उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि किसी के साथ भी कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जानकारी विद्यालय में तथा थाने में जरूर दर्ज करवाएं। आज इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पे हमारे को ये, मैं कहता हूँ हमारा भी सौभाग्य है कि जो नई हमारी पीढ़ी है, जो हमारी बच्चियां हैं, कम से कम 25-30 की स्ट्रेंथ में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां आई हैं, जिनको हमें सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे एजुकेट करने का मौका मिलता है। उनके साथ में हम उनके लेक्चरर्स भी हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को अवेयर करना कि आपके क्या क्या कानून है, पॉक्सो एक्ट के बारे में समझाना, साइबर का जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है उसके बारे में नॉलेज देना, बच्चों को थोड़ा सा बेसिक सा भी थाने में कैसे एफआईआर दर्ज होती है, क्या थाने की वर्किंग होती है, उसके बारे में हमने आज एजुकेट किया है। तो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी हम ऐसे ही कार्यक्रम बार बार चाहेंगे कि बच्चियाँ, खासकर लड़कियाँ, थानों को विजिट करें। उनके मन से पुलिस के प्रति एक डर की भावना खत्म होनी चाहिए, एक विश्वास पैदा होना चाहिए, ताकि कोई भी घटना, कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले वो बिना हिचक के पुलिस को रीच कर सकें, पुलिस के पास बेहिचक पहुँच सकें। मैं यही अपील करूँगा माँ बाप से भी, उनके टीचर्स से भी। ये माँ बाप और टीचर्स जो हैं बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं। बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें, बच्चे उनसे कोई बात छुपाएं नहीं, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात अपने बच्चों के साथ शेयर करें। उनके अंदर एक विश्वास पैदा करें कि माँ बाप और टीचर हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े हैं, पुलिस भी और हमारा समाज भी बच्चों के साथ।
कंधे से कंधा जुड़ा है हर सिचुएशन में। देखिए, ये जो हमारे पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के बच्चों का विजिट कराया गया थाना सिविल लाइन में, और बच्चों को कानून के बारे में बताया गया। सचिव साहब द्वारा, आईओ द्वारा, महिला पुलिस द्वारा बच्चों को कानून के बारे में अवगत कराया गया, वह विजिट कराया गया बच्चों को। और आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। बच्चों के, लड़कियों के, लड़कों के स्कूलों के हर थाना में विजिट कराएंगे और बच्चों को बताएंगे इस बारे में। तो मेरा नाम प्रोमिला रंगी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में गणित की प्राध्यापिका हूँ। और आज हम यहाँ इस थाने में बच्चों को विजिट करवाने के लिए लाए हैं, उनको जागृत करने के लिए लाए हैं। उनको इसलिए लेके आए हैं ताकि वो पुलिस से डरे नहीं। उनके साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो वो उन्हें अच्छे से आकर यहाँ बताए, पहले अपने टीचर्स को बताएं और फिर यहाँ आके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। यहाँ बच्चों ने आकर अपना यहाँ ये सिस्टम सीखा है कि यहाँ कैसे कैसे कार्य होता है। मेरा नाम दर्शना है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका के तौर पर कार्यरत हूँ। और आज जैसा कि सभी बच्चों के साथ हम सिटी थाने में हमने विजिट किया है। यहाँ पर पवन जो सर हैं उन्होंने बच्चों को काफ़ी जागरूक किया इस बारे में कि पोक्सो एक्ट है, साइबर क्राइम है और इस तरह की काफ़ी जो कानून से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बताई है। और हम लोग भी अपील करते हैं पेरेंट्स के लिए भी एक ये बात रहती है कि कहीं भी अगर बच्चों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है या कोई इस तरह की घटना उन्हें नज़र आती है तो वो हमें भी बता सकते हैं और इसके साथ साथ थाने में भी जा कर के इसकी अपील की जा सकती है। तो थाना जो पुलिस है वो हरदम हमारे साथ है और हम भी यही चाहेंगे कि बच्चे हैं वो आजकल के डरे नहीं, पुलिस का जो डर उनके मन में है वो निकले। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।